सुंदर नगर के नरेश महाराज समरजीत शिकार करने के लिए अपने एक मंत्री के साथ वन में गए हुए थे। मंत्री, हमें यहाँ आकर बहुत देर हो गई है, परंतु अभी तक कोई भी प्राणी हमारी दृष्टि में नहीं आया है। मेरे विचार से हमें यहाँ से चलना चाहिए। कदाचित आज कोई शिकार नहीं मिलेगा। कुछ देर और रुक जाते हैं महाराज, कदाचित कोई प्राणी आ जाए। ठीक है। दोनों वहीं रुक जाते हैं। कुछ देर के बाद उन्हें एक सूअर की आवाज सुनाई देती है। मंत्री, लगता है कि कोई जंगली सूअर हमारे आसपास ही है। मुझे अभी उसका शिकार करना होगा। महाराज समरजीत अपना धनुष लेकर सूअर के शिकार सज्ज हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे सूअर दिखाई देता है। महाराजा समरजीत अपने धनुष से निशाना साधते हैं और सूअर पर तीर चला देते हैं। सूअर भाग जाता है। मंत्री, वो सूअर भाग रहा है। कदाचित वो बाण से आहत हुआ होगा। मैं उसके पीछे जाकर उसे पकड़ता हूँ। आप राजमहल लौट जाइए, मैं सूअर का शिकार करके लौटता हूँ। मंत्री राजमहल के लिए प्रस्थान करता है और राजा समरजीत सूअर का पीछा करने लगते हैं। समरजीत सूअर की आवाज का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद वो सामने जो देखते हैं उसे देखकर उनकी आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। ये क्या, इतने निर्जन और घने वन में इस गुफा के अंदर इतना सारा खजाना, हीरे मोती और मूल्यवान रतन। इतना बड़ा खजाना किसका होगा और इसे किसने छुपा रखा होगा? समरजीत अपने आप से बात कर रहे थे, तभी उनके पीछे से एक आवाज आई। ये खजाना मेरा है समरजीत। तुम तो वही सूअर हो जिस पर मैंने बाण चलाया था, परंतु तुम एक सूअर होकर मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकते हो? और क्या कहा तुमने? ये खजाना तुम्हारा है? ये कैसे हो सकता है? वो सब बताने का मेरे पास समय नहीं है महाराज। मैं केवल अपने इस खजाने को अपने राज्य वापस ले जाना चाहता हूँ। आप कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। ये सब आपकी दृष्टि में आए, इसीलिए मैं आपको यहाँ तक लेकर आया था। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तुम एक मायावी प्रतीत हो रहे हो। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं मायावी नहीं हूँ। मुझे आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। मैं किसी मायावी की सहायता नहीं करता। महाराजा समरजीत सूअर की कोई बात सुने बिना चले जाते हैं। वो गुफा के बाहर आकर वन में जा रहे थे, तभी उन्हें एक मुनिवर मिलते हैं। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो राजन। क्या हुआ? आप इस वन में क्या कर रहे हैं? मुनिवर, एक राजा को तो मृग्या करनी ही पड़ती है। ये तो राजधर्म का एक भाग है, इसीलिए शिकार करने आया था। परंतु यहाँ आकर मैंने एक चमत्कारी बात देखी। एक बोलने वाला सूअर देखा जो हम जैसे मनुष्यों की भाषा बोल रहा था। फिर क्या हुआ? मैंने उस सूअर पर अपना निशाना साधा था शिकार करने के लिए, परंतु वो एक गुफा में भाग गया। जब मैं उसका पीछा करते हुए गुफा में पहुंचा, तब मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ था। उस सूअर ने कहा कि वो खजाना उसका है और वो अपने राज्य को फिर से प्राप्त करना चाहता है। वो मुझसे सहायता मांग रहा था, परंतु मैंने उसे एक मायावी समझकर सहायता करने से ना कह दिया। मुनिवर, कौन हो सकता है वो रहस्यमयी सूअर जो हमारी भाषा बोल रहा था? महाराज समरजीत, वो सूअर सत्य कह रहा था। वो एक राजा ही है और वो खजाना भी उसका ही है। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? एक सूअर और राजा? हाँ, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। बहुत समय पूर्व की बात है। महाराजा ओमकारनाथ अपने राज्य का प्रपंच अच्छे से चला रहे थे। प्रजा भी बहुत संतुष्ट और सुखी थी। उनके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बार महाराज ओमकारनाथ का बचपन का दोस्त जादूगर गौरवेंद्र उनसे भेंट करने आए थे। आओ आओ मित्र, कितने वर्षों के बाद मिल रहा हूँ तुमसे। हाँ मित्र, तुम तो अब राजा बन गए हो। तुम्हारे पास हम जैसे साधारण व्यक्तियों से मिलने का समय कहाँ है?
तुम और साधारण मित्र, मैं राजा अवश्य बन गया हूँ, परंतु मेरी दृष्टि सभी गतिविधियों पर रहती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कितने बड़े जादूगर बन गए हो? पूरी धरती पर तुम जैसा कोई जादूगर नहीं है। अरे तुम्हारी इस कला के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं। कई राज्यों के राजा महाराज मनोरंजन के कार्यक्रम करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हाँ, ये तो है। मैं अपनी कला का प्रचार प्रसार करते हुए बहुत प्रवास करता हूँ, इसी कारण से किसी से भेंट नहीं कर पाता। मित्र, अब तुम यहाँ आए हो तो मेरी प्रजा के मनोरंजन के लिए भी कोई कार्यक्रम करो। मेरी प्रजा के सामने भी अपनी कला का प्रदर्शन करो। अवश्य, मैं दूसरे राजाओं के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ, तो अपने मित्र के लिए तो कर ही सकता हूँ। अगले दिन जादूगर गौरवेंद्र महाराज ओमकार नाथ की प्रजा के सामने अपने कला का प्रदर्शन करता है। बड़े प्रांगण में गौरवेंद्र पूरी प्रजा के सामने अपनी जादू दिखाता है। गौरवेंद्र की जादू देखकर सभी प्रजाजन अति प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज ओमकार नाथ भी प्रजा को प्रसन्न देखकर प्रसन्न हो गए थे। मित्र, तुमने तो आज बहुत अद्भुत कार्य किया है। मैंने मेरी प्रजा को इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं देखा। मेरा राज्य बहुत बड़ा है, इतने सारे प्रवासी हैं, सभी संतुष्ट हैं, परंतु आज इनके आनंद की कोई सीमा नहीं है। इतने वर्षों में पहली बार इन सब ने ऐसा कुछ अद्भुत देखा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मित्र। मांगो, क्या उपहार चाहिए? अरे, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम्हें मुझे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अपना ये राज्य दे दो। मुझे तुम्हारे राज्य से बहुत प्रेम हो गया है। इतने बड़े हो गए हो, फिर भी अभी तक तुम्हारा चेष्टा करने का स्वभाव नहीं बदला है। मेरा उपहास कर रहे हो ना? तो क्या सत्य में मैं तुम्हारा राज्य मांग रहा हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ कैसे नहीं चाहिए? कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना ही होगा। ऐसा कहकर ओमकार नाथ अपने गले के मूल्यवान रत्नों की माला निकालकर जादूगर गौरवेंद्र के गले में पहना देता है। अगले दिन, मित्र, तुमने मेरी कला तो देख ली, अब मुझे भी तुम्हारी कोई कला दिखाओ। मैं अपनी कौन सी कला दिखाऊं तुम्हें? अभी युद्ध का कोई अवसर नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हें अपना युद्ध कौशल दिखाता। कोई बात नहीं मित्र, युद्ध कौशल नहीं तो तुम मुझे अपनी शिकार की कला तो दिखाओ। अरे, मैंने सुना है कि राजा महाराजाओं को मृज्ञान करना उनके राजपाट का एक भाग होता है। तुम भी तो शिकार करते ही होगे। चलो, हम शिकार करने के लिए चलते हैं। दोनों मित्र शिकार करने के लिए वन में चले जाते हैं। वन में ओमकार नाथ एक सुअर की शिकार करते हैं। फिर, मित्र ओम प्रकाश, तुम तो सच में बहुत अच्छे शिकारी हो। इतना अचूक निशाना साधा है तुमने। अब मैं तुम्हें अपना एक और जादू दिखाता हूँ। ऐसा कहकर गौरवेंद्र अपनी जादू से अचानक ओमकार नाथ को एक सुअर में बदल देता है। अरे, ये क्या? तुमने मुझे सुअर क्यों बना दिया? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारी शिकार की कला देखने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ? अरे, मैं तो तुम्हें बहाने से यहाँ लेकर आया था। मैंने उस दिन तुम्हें ऐसे ही नहीं कहा था कि तुम मुझे अपना राज्य दे दो। मैं सच में तुम्हारे राज्य का स्वामी बनना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ये तय कर लिया था कि आज तुम जिस प्राणी का शिकार करोगे, मैं तुम्हें उसी प्राणी में बदल दूंगा। अब तुम यहीं वन में रहोगे और मैं तुम्हारे राज्य का स्वामी बनूंगा। गौरवेंद्र ओमकार नाथ को सुअर बनाकर कपटी हंसी के साथ उसके राज्य चला गया। गौरवेंद्र उसके राज्य में जाकर ये अफवाह फैला दी कि ओमकार नाथ राज्य का खजाना लेकर भाग गया है। गौरवेंद्र ने अपनी जादू पूरी प्रजा पर चला दी। प्रजा ने उसे राजा स्वीकार कर लिया और ओमकार नाथ को भगोड़ा करार दिया। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज ओम प्रकाश को सत्य में मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। राजन, गौरवेंद्र ने ओमकार नाथ के राज्य के आसपास
एक सुरक्षा कवच बना लिया है जिससे कोई भी उस राज्य में प्रवेश न करे। तो मैं उस सुरक्षा कवच को कैसे भेज सकता हूँ मुनिवर? आप ही मेरी कोई सहायता कीजिए। मुनिवर अपनी शक्ति से एक त्रिशूल प्रकट करते हैं। ये लो राजन, इस त्रिशूल से आप सुरक्षा कवच को भेज सकते हैं, परंतु एक बात याद रहे, जादूगर ने अपना जादू उस रत्न की माला में केंद्रित करके रखा है, जो माला उसे ओमकार नाथ ने पहनाई थी, और उस माला को उसने एक तोते के गले में पहना कर रखा है। तुम्हें राजमहल में जाकर उस तोते को खोजकर बिना उसे आहत किए उस माला को प्राप्त करना होगा और उसे तोड़ देना होगा। उस माला को तोड़ते ही जादूगर का सारा जादू समाप्त हो जाएगा। समरजीत मुनिवर से त्रिशूल लेकर ओमकार नाथ के राज्य पहुंच जाते हैं। त्रिशूल से वो सुरक्षा कवच को भेदकर राजमहल में प्रवेश करते हैं। फिर महाराज समरजीत, लगता है मेरे मित्र ने तुम्हें अपनी सहायता के लिए भेजा है, परंतु तुम्हें इतना सरल लगता है मुझे परास्त करना। तुम यहाँ तक तो आ गए हो, परंतु यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। अवश्य जाऊंगा, और वो भी तुम्हारे जादू को खत्म करके। महाराज समरजीत इधर उधर देखने लगते हैं। एक दिशा से उन्हें तोते की आवाज आने लगती है। वो उस दिशा की ओर भागते हैं। गौरवेंद्र भी उनके पीछे आता है। समरजीत एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि उस कमरे में बहुत सारे पिंजरे हैं और हर एक पिंजरे में एक एक तोता रखा हुआ था। उन सभी के गले में एक जैसी मालाएं भी थी। तुमने तो मेरे बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। तुम्हें तो ये भी पता चल गया कि मेरी सारी विद्या एक तोते के गले की माला में है, लेकिन ये कैसे पता कर पाओगे कि इन सब तोतों में से वो तोता कौन सा है? महाराज समरजीत देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो तोता कौन सा हो सकता है। सभी तोते बिल्कुल एक जैसे होते हैं और उनके गले की मालाएं भी एक जैसी ही होती हैं। बहुत देर तक समरजीत सभी तोते देखते रहते हैं। फिर अपना धनुष निकालकर वो तीर चलाते हैं। एक पिंजरे के अंदर उनका तीर चला जाता है और धीरे से उस तोते के गले की माला हल्के से निकलकर समरजीत के तीर पर अटक जाती है। समरजीत उस माला को तोड़ देता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुमने उस तोते को कैसे पहचान लिया? मैंने उन सभी तोतों को ध्यान से देखा। सभी तोते इधर उधर देख रहे थे, लेकिन केवल एक ही तोता था जो तुम्हारी तरफ देख रहा था। उसकी दृष्टि को देखकर मैंने समझ लिया कि वो अपने स्वामी को देख रहा है, इसीलिए मैंने उस पर ही तीर चलाया और मेरा अनुमान सही निकला। माला के टूटते ही जादूगर की सारी विद्या खत्म हो जाती है। समरजीत गौरवेंद्र को पकड़कर ओमकार नाथ के पास लेकर आता है। गौरवेंद्र की जादू खत्म होने की वजह से ओमकार नाथ सुअर से फिर मनुष्य में बदल जाता है। धन्यवाद महाराज समरजीत, आपने आखिरकार मेरी सहायता कर ही दी। आपकी ही वजह से आज मैं पुनः अपने वास्तव रूप में आ पाया हूँ। नहीं महाराज ओमकार नाथ, मुझे आपसे क्षमा मांगनी है। मुझे पहले ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने आपको मायावी समझ लिया था। वो तो मुनिवर की कृपा थी जिन्होंने मुझे आपकी पूरी कथा सुनाई और इस दुष्ट के बिछाए हुए सुरक्षा कवच को भेदने का मार्ग दिखाया। महाराज ओमकार नाथ, ये लीजिए अपराधी, इसे अब आप ही दंड दीजिए। अवश्य महाराज, ये तो मेरे मित्र के रूप में एक भयानक शत्रु है। इसे मैं अपने राज्य में ले जाकर पूरी प्रजा के सामने दंडित करूंगा। परंतु महाराज, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस गुफा में इतना सारा खजाना कहाँ से आया और आप उसे अपना क्यों बता रहे थे? गौरवेंद्र के मेरे राज्य में आने से पहले मेरे एक गुप्तचर ने ये जानकारी दी थी कि कोई मेरे राज्य पर आक्रमण करके लूटने वाला है, इसीलिए मैंने वो खजाना उस गुफा में छुपा दिया था। समरजीत और ओमकार नाथ दोनों अपने अपने राज्य चले जाते हैं। ओमकार नाथ अपनी पूरी प्रजा के सामने दुष्ट जादूगर गौरवेंद्र को एक पेड़ से बांधकर कोड़े मारने का दंड देता है और बाद में
उसे कारागार में बंदी बना देता है। ओमकार नाथ अपने राज्य का भार एक बार फिर से अपने सर पर ले लेता है। भोला राम अपने दोनों बेटे विजय और अजय के साथ रहता था। बड़ा विजय बहुत आलसी था, वहीं अजय बहुत मेहनती था। एक दिन जब भोलानाथ गाय का दूध निकाल रहा था। क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं बेटा अजय, मैंने कितनी बार विजय से कहा है कि सुबह जल्दी उठा करो। हमारे पास 10 गाय हैं, उनके तबेले को साफ करना होता है, गाय को भी नहलाकर उनका दूध निकालना पड़ता है। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक उसका आलस नहीं गया है। पिताजी, मैं तो हूँ ना आपकी मदद करने के लिए, तो आप चिंता क्यों करते हैं? तुम हो इसीलिए तो मैं इतना सब काम कर पा रहा हूँ। तुम ही तो हो जो इतनी गायों का दूध निकालने में और उसे बेच कर आने में मेरी मदद करते हो। मैं अगर विजय के सहारे बैठता तो ये सब कभी नहीं हो पाता। तुम तो मेहनत का महत्व जानते हो बेटा, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। लेकिन विजय पता नहीं ये बात कब समझेगा। वो तो हमेशा अपने भाग्य पर निर्भर रहता है। उसकी यही आदत मुझे बहुत चिंता में डालती है। वो सब बातें छोड़िए पिताजी, सुबह हो गई है, मुझे अब गांव में जाकर घर घर दूध पहुंचा कर आना चाहिए। हाँ बेटा, मैंने सभी गायों का दूध निकाल लिया है, तुम ले जाओ। अजय दूध लेकर चला जाता है। वो दूध बेचकर वापस आता है। तब तक विजय सो ही रहा था। कुछ देर के बाद वो जग जाता है। फिर जाग गए साहबजादे, आइए आइए, आपकी ही राह देख रहे थे हम। क्या पिताजी, आप भी सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं? सुबह सुबह? अरे जरा आँख खोल कर बाहर देखो, सूरज सर पर आने वाला है कुछ देर में। अजय तो सारा दूध गांव में बेचकर भी आ गया और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे थोड़ी तो मेहनत करना सीखो, कब तक ऐसे ही आलसी बनकर रहोगे? पिताजी फिर शुरू हो गए। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर मेरे भाग्य में होगा बिना मेहनत के जीना तो वही सही है। आप उनका दूध निकालते हैं और अजय जाकर बेच कर आता है। सब कुछ तो आसानी से हो रहा है, फिर मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं अभी तो सब कर रहा हूँ बेटा, लेकिन जब मेरे हाथ पांव थम जाएंगे तब तो तुम्हें अजय की मदद करनी होगी ना। तब तुम ऐसे भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते। कल को तुम्हारी शादी होगी, परिवार बढ़ेगा, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी से ही उसकी तैयारी शुरू कर दो। तब के तब देखेंगे पिताजी, अभी तो मेरे भाग्य में बिना मेहनत के ही सुख लिखा है, वो मुझे भोगने दीजिए। और शादी तो मैं ऐसी लड़की से करूंगा जो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी। तुम खुद कुछ नहीं करते तो कौन दहेज के साथ तुम्हें अपनी बेटी देगा? पिताजी, आप जानते हैं ना कि मैं देखने में कितना सुंदर हूँ। कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तुरंत हाँ कह देगी। कुछ दिनों पहले एक बाबा ने मुझे बताया था कि मेरे भाग्य में अमीर घर की लड़की से शादी होना लिखा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही रहोगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भोला राम ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और अजय, विजय, मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम दोनों उठाओ। हमारे पास 10 गायें हैं, जिनमें से 5 गायों की देखभाल विजय करेगा और 5 गायों की अजय। साथ ही मैं चाहता हूँ कि सब काम काज तुम पर सौंप कर मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। पिताजी, लेकिन आपको इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? बेटा, हर काम हमें सही समय पर करना चाहिए। अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए अब जल्दी ही तुम्हारी शादी करवानी जरूरी है। पिताजी, लेकिन हमारा तो एक ही तबेला है, फिर हम अपनी गायों को कहाँ बांधेंगे? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। हमारे इस घर के बगल में ही एक और घर बनाएंगे और उसके बाहर एक तबेला भी होगा। पिताजी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं किसी धनवान की बेटी से शादी करूंगा। पिताजी, मैं किसी धनवान की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। अगर मैंने किसी धनवान की बेटी से शादी की तो मुझे हमेशा उसका मोहताज बनकर रहना पड़ेगा और मैं सूखी रोटी खाकर रह सकता हूँ, लेकिन किसी से मुफ्त में धन लेकर उसका मोहताज नहीं बनना चाहता।
बड़ा आया। हाँ, अरे मुफ्त में धन लेने की क्या बात है। उस धनवान की लड़की से शादी करके हम तो उस पर उपकार कर रहे हैं। अगर हमारे भाग्य से धन खुद चलकर आ रहा है हमारे पास, तो आती हुई लक्ष्मी को मना क्यों करें। मैं तो बड़े घर की लड़की से शादी करूंगा। वैसे भी मैं तुमसे दिखने में ज्यादा अच्छा हूँ। आजकल की लड़कियों का अपना पति ज्यादा कमाने वाला होने से ज्यादा अच्छा दिखने वाला चाहिए, जैसा मैं हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता भैया। मैं आपकी तरह अपने भाग्य पर नहीं, अपने हाथ की मेहनत पर विश्वास रखता हूँ। इसीलिए मैं किसी गरीब लड़की से ही शादी करूंगा। भोला राम ने देखे हुए दोनों रिश्ते अजय और विजय को पसंद आते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और भोला राम तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। विजय और अजय दोनों अपने अपने घर में रहते हुए अपना पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं। एक दिन अजय की पत्नी अनीता, सुनिए, थोड़ा आराम कीजिए, कब से आप काम कर रहे हैं? आराम करने का समय कहाँ है अनीता? अभी तो सिर्फ तबेला साफ हुआ है। अभी गायों को नहलाना है, उनका दूध निकालना है, फिर जाकर गांव में दूध बेचकर आऊंगा। अब आराम कहाँ करूं? आप अकेले क्यों? हम दोनों मिलकर काम करते हैं। मैं गायों को नहलाती हूँ, फिर आप उनका दूध निकालना। वो क्या है ना, गाय को आपकी आदत है तो वो मुझे शायद दूध निकालने नहीं देगी। ठीक है, चलो दोनों मिल बांट कर काम करते हैं। अजय और अनीता दोनों मिलकर फटाफट सारे काम कर लेते हैं। इधर विजय के घर उसकी पत्नी, अरे सुनिए, कब तक सोए रहेंगे आप? गाय का दूध नहीं निकालना है? हाँ हाँ, निकालना है। तुम जाकर पहले पूरा तबेला अच्छे से साफ करो, फिर मैं आकर दूध निकालता हूँ। और हाँ, तबेला साफ करने के बाद गायों को नहला भी देना। क्या ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मैं तबेला साफ करूं, गाय का गोबर उठाऊं? अरे मैं तुम जैसे गरीब खानदान में पैदा नहीं हुई हूँ जो ये सब काम करूं। मेरे यहाँ तो काम करने के लिए 50 नौकर हैं। मैं नहीं करूँगी ये सब काम। बढ़ाया मुझे काम बताने वाला। नीता गुस्सा होकर चली जाती है। विजय फिर से सो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ सालों के बाद, क्या हुआ जी? आप किस सोच में डूबे हुए हैं? क्या बताऊं अनीता, हमारी शादी को इतने साल बीत गए हैं। हमारा बेटा भी अब 20 साल का हो गया है। हम हर रोज मेहनत करके गाय का दूध निकालकर बेचते हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब मुझे और भैया को पिताजी ने 5-5 गाय दी थी। हम दोनों की मेहनत से हमने और 5 गाय खरीद ली और हम अच्छा खासा कमा रहे हैं। हमने तो अपना घर भी अब 1 मंजिल बना लिया है। हमारा बेटा भी हमारी मदद करता है। लेकिन क्या? लेकिन विजय भैया की हालत अब देखी नहीं जाती। विजय भैया पहले से ही आलसी थे, सदा अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। शादी के बाद भी उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो गाय का तबेला साफ नहीं करते थे, इसीलिए सभी गाय बीमार पड़ गईं। भैया ने उनका इलाज कराने से अच्छा उन्हें बेच देना समझा और उन्हें बेचकर जो पैसा आया उसे भी उड़ा दिया। भाभी के मैके से मिले सभी गहने और दहेज का पैसा भी उन्होंने ऐसे ही खर्च कर दिया। घर चलाने के लिए और अपने शौक पूरे करने के लिए उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया और अब स्थिति ऐसी है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ऊपर से उनका बेटा, उसे जुआ खेलने की लत लगी है। वो भी यहाँ वहाँ पैसे लेकर जुआ खेलता रहता है। ये सब तो मैं जानती हूँ। अब विजय भैया आलसी हैं और ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन वो मेरे भाई हैं, उनकी चिंता तो होगी ही। एक दिन अजय जब अपना सब काम करके बैठा हुआ था, तब उस राज्य के महाराज भानु प्रताप भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। उन्हें भेष बदलकर प्रजा में घूमकर उनके तकलीफों को जानना अच्छा लगता था। इस बार उन्होंने एक बूढ़े का भेष लिया था। वो हाथ में छड़ी पकड़कर अजय के पास आते हैं। बेटा, बहुत प्यास लगी है। आइए बाबा, यहाँ बैठिए, मैं आपको अभी पानी लाकर देता हूँ। अजय पानी देता है। फिर, बाबा, आप बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे हैं। आप रुकिए, मैं आपको अभी मेरी गाय का ताज़ा दूध निकाल कर देता हूँ। उसे पीते ही आपको अच्छा लगने लगेगा। बेटा निर्मय, यहाँ आओ जरा, मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूँ। तुम अंदर जाकर दूध गर्म करके उसमें हल्दी डालकर ले आना। जी पिताजी, अभी लेकर आता हूँ।
कुछ देर के बाद निर्मय गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध लेकर आता है। भानु प्रताप दूध पीकर, वाह, कितना अच्छा दूध है ये, और कितना गाढ़ा। सच में ये दूध पीकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ अब। बाबा, मेरे गायों के दूध की यही तो विशेषता है। जो भी मेरी गाय का दूध पीता है तंदुरुस्त हो जाता है। इस दूध में मिलावट नहीं है, कितना शुद्ध है ये, इसीलिए इसका स्वाद भी अच्छा है। बाबा, मेरे पिताजी भी कभी दूध में मिलावट नहीं करते थे। उनका कहना था कि सामने वाले को अच्छा ही दूध मिलना चाहिए। जब गाय हम सबको दूध शुद्ध देती है तो हम उसमें मिलावट करके उसकी शुद्धता कम क्यों करें? अरे वाह, क्या बात कही आपके पिताश्री ने। भानु प्रताप अपनी नकली दाढ़ी मूछ निकाल देते हैं। अजय उन्हें पहचान लेता है। फिर, महाराज, आप क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। इसमें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं भेष बदल कर आया था तो मुझे तुम कैसे पहचान पाते? अजय, मैं चाहता हूँ कि तुम रोज नगर में आकर मेरे राजमहल रोज दूध लेकर आओ। मेरा पुत्र राजकुमार विक्रम अभी बहुत कमजोर है। मैं राजकुमार को एक सामर्थ्य योद्धा बनाना चाहता हूँ। एक राजा बनने के लिए उसे सभी युद्ध कलाओं में निपुण होना आवश्यक है। उसे एक मजबूत शरीर मिलना चाहिए। वो यदि रोज दूध पिए तो वो शीघ्र ही तंदुरुस्त हो जाएगा। अवश्य महाराज, मैं रोज अपने पुत्र निर्मय को दूध लेकर राजमहल भेजूंगा। अगले दिन से निर्मय रोज ताजा दूध राजमहल पहुंचाने लगता है। कुछ दिनों के बाद राजकुमार विक्रम अजय के द्वारा भेजा हुआ दूध पीकर तंदुरुस्त होने लगते हैं। एक दिन अजय बहुत बीमार हो जाता है। निर्मय गाय का दूध निकालकर राजमहल पहुंचाने जाने ही वाला था कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में मूंछ आ जाती है। फिर, ये क्या हो गया? पैर में तो बहुत दर्द हो रहा है। अब ये दूध राजमहल कैसे पहुंचाऊंगा? क्या करूं? पिताजी भी बीमार हैं, उन्हें भी नहीं भेज सकता। तभी वो देखता है विजय का पुत्र समर वहाँ से जा रहा है। समर भैया, जरा यहाँ आइए, मेरी मदद कीजिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? भैया, मेरे पैर में मोच आई है और पिताजी बीमार हैं। मुझे अभी ये दूध राजमहल पहुँचाना है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप ये दूध राजमहल लेकर जाएंगे? हे निर्मय, मैं ऐसे काम नहीं करता। तुम जानते नहीं क्या? अरे मैं क्या, मेरे पिताजी ने भी कभी ऐसे बोझ उठाने का काम नहीं किया है। जानता हूँ भैया, लेकिन अभी मेरी मदद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। समर मन में सोचता है कि अगर ये दूध मैं बेच दूं तो जो पैसे मिलेंगे उससे मैं जुआ खेल सकता हूँ। पैसों का इंतजाम हो रहा, ये सोचकर समर हंसने लगता है और निर्मय से दूध लेकर जाता है। कुछ लोग रास्ते में दूध खरीद लेते हैं। अब समर के पास पर्याप्त पैसे होते हैं। वो देखता है कि थोड़ा सा ही दूध बचा है। अरे ये क्या, ये दूध तो बहुत कम है राजमहल ले जाने के लिए। अब क्या करूं? हाँ, सामने वो कुआं है, उस कुएं का पानी इस दूध में मिलाता हूँ और राजमहल दे आता हूँ। समर कुएं का पानी दूध में मिलाता है और राजमहल में दे आता है। अगले 3 दिनों तक समर ऐसा ही करता है। कुएं का पानी दूषित था, इस वजह से वो मिलावटी दूध पीकर राजकुमार बीमार हो जाते हैं। उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठता है और उन्हें उल्टियां होने लगती हैं। भानु प्रताप अजय के पास आकर उसे बहुत सुना कर जाते हैं और उस दिन के बाद दूध बेचने के लिए मना कर देते हैं। निर्मय समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन निर्मय फिर समर को दूध देकर भेजता है और उसका पीछा करता है। उसे सब पता चल जाता है। फिर, महाराज, आपके अपराधी मेरे पिता नहीं हैं, ये हैं। मेरे पैर में मोच आई थी, इसीलिए मैंने समर भैया को दूध लेकर भेजा था। उन्होंने ही उस कुएं का दूषित पानी दूध में मिलाया था। तुम सत्य कह रहे हो? हाँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। आप समर भैया से पूछ सकते हैं। महाराज का क्रोध देखकर समर भयभीत हो जाता है और सब सच बता देता है। सैनिक, अभी इस दुष्ट को 100 कोड़े मारकर राज्य से बाहर निकाल दो।
नहीं महाराज, ये दंड उचित नहीं है। इन्हें सबक सिखाने के लिए आप इनसे उस कुएं को साफ करवाइए जिसका दूषित पानी इन्होंने दूध में मिलाया था। वो कुआं भी स्वच्छ हो जाएगा और इन्हें श्रम करने का महत्व समझ आ जाएगा। भानु प्रताप समर को कुआं स्वच्छ करने का आदेश देता है। कुआं स्वच्छ करते हुए समर को अपनी भूल का एहसास होता है। फिर महाराज, मैं राजकुमार के लिए ये विशेष दूध लेकर आया हूँ जिसमें काली मिर्च के साथ शुद्ध घी और कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाई हैं। इससे राजकुमार को आराम मिलेगा। निर्मय राजकुमार को दूध पिला देता है। कुछ देर के बाद राजकुमार स्वस्थ हो जाते हैं और महाराज शांत हो जाते हैं। समर और विजय समझ जाते हैं कि सिर्फ भाग्य से कुछ नहीं होता, मेहनत करना ज्यादा जरूरी होता है। वो गाय खरीद कर उसका दूध निकाल कर बेचने लगते हैं। निर्मय राज की तरह राजमहल दूध पहुंचाने का काम जारी रखता है।